दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे मकान की है जिसमें आप एक पल के लिए भी ठहरने का तसव्वुर नहीं कर सकते। मगर कुछ लोगों ने वहां कई हफ्ते गुजार दिए और उनके साथ खौफनाक वाकयात पेश आए। वो सब आप इसी कहानी में सुनेंगे। तो चलते हैं कहानी की तरफ। ये 1925 की बात है, जब एक पुराने और तन्हाई के शिकार कस्बे के किनारे पर 3 नौजवान जोड़े अपने ख्वाबों की तकमील के लिए इकट्ठे हुए। ये सब नए नए शादी के बंधन में बंधे थे और माशी तंगी ने इन्हें मिलकर एक मुश्तरका ठिकाना तलाश करने पर मजबूर कर दिया था। इनमें सबसे ज्यादा पुरजोश इदरीस और उसकी नई नवेली दुल्हन हिना थीं। इनके साथ फरहाद और राबिया, और तीसरे जोड़े में साजिद और आयशा थे। कई हफ्तों की तलाश के बाद इन्हें शहर से बाहर एक सुनसान जगह पर एक शानदार मगर सस्ते किराए का मकान मिल गया। ये मकान खेतों के बीचों बीच वाक़या था और इसके पीछे घने पुरअसरार दरख्तों का एक झुंड था। 3 मंजिला ये मकान धूप में चमकता तो था, लेकिन इसकी बेजान खामोशी कुछ और ही दास्तान सुना रही थी। तीनों जोड़ों ने खुशी खुशी मकान में सामान मुंतकिल करना शुरू कर दिया। इदरीस और हिना को सामने वाली ख्वाबगाह मिली, जो मकान की सबसे रोशन और दिलकश जगह थी। फरहाद और राबिया ने दूसरी मंजिल पर एक बड़ा कमरा लिया, जबकि साजिद और आयशा ने पिछली तरफ का एक वसी कमरा मुंतखब किया। तीसरी मंजिल की छत गुंबदी और ऊंची थी, जो ऊपर से बंद थी, और उन्होंने उसे बंद रखने का ही फैसला किया ताकि फालतू सामान रखा जा सके। मकान अंदर से खूब सजा हुआ था। पुरानी और कीमती चीज़ों की भरमार थी, जिसको देखकर साजिद का चेहरा खुल उठा, क्योंकि उसे कदीम नवादरात जमा करने का शौक था। पहली मंजिल की ख्वाबगाह में एक खूबसूरत आराइशी चूल्हा था, जिसके ऊपर पीतल की मूर्तियां लटकी हुई थीं। मकान की पुरशकूह बालकनियों ने उसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर दिया। ये देखकर सब हैरान थे कि इतना शानदार घर उसके पुराने मालिकान ने इतने कम किराए पर क्यों छोड़ दिया। कुछ दिन गुजरे और शाम का वक्त था। राबिया, हिना और आयशा पहली मंजिल की सीढ़ियों पर बैठी बातें कर रही थी कि उन्हें एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ किसी के भागने की थी, लेकिन इसमें इंसानियत का नामो निशान नहीं था। वो तीनों एक साथ पीछे मुड़ी तो सामने सीढ़ियों पर कोई नहीं था। खौफ के मारे उन्होंने एक दूसरे को देखा, मगर वो बात हंसी मजाक में टाल दी गई। उस रात जब उन्होंने अपने शौहरों को इस बारे में बताया तो वो मुस्कुरा दिए और इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अगली रात जब सब गहरी नींद सो रहे थे, फरहाद के कमरे से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। वो सब भागकर फरहाद के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राबिया बिस्तर पर तड़प रही थी। फरहाद वहशत ज़दा खड़ा था। उसने बताया कि राबिया को कोई नादीदा कुव्वत ज़ोर से दबाने की कोशिश कर रही है। राबिया की आंखें बाहर को उबल रही थीं और उसका चेहरा नीला पड़ रहा था। वो वहशियाना अंदाज में अपने हाथ हवा में हिला रही थी, जैसे किसी गैर मरऊई कुव्वत से लड़ रही हो। सब ने मिलकर राबिया को बिस्तर से उठाने की कोशिश की, मगर वो इतनी मजबूती से बिस्तर से चिपकी हुई थी कि वो सब बेबस थे। अचानक वो नादीदा कुव्वत राबिया पर मजीद हावी हो गई और उसे जोर से धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया। राबिया के पाँव में शदीद मोच आई और उसका सर दीवार से टकरा गया। राबिया तो उस दिन मकान छोड़ना चाहती थी, मगर सबके इसरार पर वो रुक गई। राबिया के इलाज के लिए एक डॉक्टर को बुलाया गया, जो इस इलाके का एक पुराना बासी था। जब उसे रात के वाक़ये के बारे में बताया गया तो वो बड़बड़ाया, अजीब बात है ये मकान। फिर वो एकदम खामोश हो गया और मज़ीद कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। चंद दिनों बाद रात के सन्नाटे में एक मर्तबा फिर किसी के ऊपर जाने की आवाज़ सुनाई दी। ये कदमों की चाप नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई घसीटता हुआ ऊपर जा रहा हो। ये आवाज़ सीढ़ियों के सिरे पर कुछ देर के लिए रुकी और फिर बाथरूम का दरवाज़ा ज़ोर से खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। अंदर पानी की टोंटी भी खुल चुकी थी और पानी ज़ोर से बहने लगा था। हिना का शौहर इदरीस फ़ौरन सीढ़ियों की तरफ भागा और बाथरूम में जा पहुंचा। वहाँ कोई नहीं था। उसने टोंटी बंद कर दी, मगर जैसे ही वो बाहर निकला, दोबारा वो घसीटने की आवाज़ सुनाई दी और फिर बाथरूम के अंदर से पानी बहने लगा। शाम को जब सब खाने की मेज़ पर इकट्ठे थे तो सीढ़ियों से किसी के नीचे आने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही वो सब हॉल की तरफ दौड़े, सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और कोई नज़र न आने वाली चीज़ बाहर निकल गई। हालांकि उस कमरे को साजिद ने बाहर से ताला लगा रखा था। साजिद को शक हुआ कि कोई ऊपर छुपा हुआ है। वो अकेला ही ऊपर की तरफ बढ़ा कि अचानक जोरदार कदमों की चाप सुनाई दी, जो ऊपर से नीचे आ रही थी। ये इतनी तेजी से नीचे आई कि साजिद को महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल करीब से गुजरा है। वो खौफ से एक तरफ हटा
تو اسے اپنے چہرے پر ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوا اور فوراً ہی سیڑھیوں اور ہال میں ایک خوفناک بدبو پھیل گئی، جیسے کوئی لاش سڑ رہی ہو۔ یہ بدبو کئی دنوں تک وہاں سے نہ گئی۔ اس واقعے کے بعد وہ مکان چھوڑ دینا چاہتے تھے، مگر اس کا کرایہ اتنا کم تھا کہ وہ ایسا کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ انہوں نے خود کو دلاسا دیا کہ یہ سب ان کا وہم ہے، مگر اس رات انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر دوبارہ کوئی ایسا واقعہ ہوا تو وہ یہ مکان چھوڑ دیں گے۔ اس رات جب وہ گہری نیند سو رہے تھے تو انہیں ایک زوردار شور سنائی دیا۔ یہ کسی گاڑی کی آواز نہیں تھی، بلکہ کسی وزنی چھکڑے کے پہیوں کی کھڑکھڑاہٹ اور گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز تھی۔ وہ آواز آہستہ آہستہ مکان کے عقب میں جا کر ختم ہو گئی۔ پھر سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں، جو آہستہ آہستہ بلند ہوتی گئیں، مگر کسی کو کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا۔ پھر ایک نیا شور پیدا ہوا اور بھاری شہتیر چھکڑے سے اتارے جانے لگے۔ جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی، وہ شور اور کھڑکھڑاہٹ فضا میں تحلیل ہو گئی۔ اس کے بعد یہ واقعہ ہر ہفتے 2 بار ہونے لگا اور یہ ان کا معمول بن گیا۔ کئی ہفتوں بعد ایک نئی مصیبت نے انہیں آ گھیرا۔ مکان کے پیچھے ایک پرانی اور زنگ آلود پن چکی عرصے سے بند پڑی تھی۔ ایک روز صبح سویرے پن چکی کے اوپر سے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ سب بھاگ کر وہاں گئے تو انہیں کوئی چیز نظر نہ آئی، لیکن جیسے کوئی چیز پن چکی کے پتھروں سے رگڑ کھاتی ہوئی نیچے گری ہو۔ ہنا کے شوہر نے جب اس واقعے کا ذکر شہر میں کیا تو اسے بتایا گیا کہ کئی سال پہلے ایک مزدور پن چکی سے گر کر مر گیا تھا اور یہ واقعہ ایک تیز جھکڑ کے دوران پیش آیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ اس مکان میں ہونے والے شور و غل کے عادی ہو گئے۔ ایک صبح ساجد تہہ خانے میں میوے کا مرتبان لینے گیا۔ اس نے ایک بکس پر کھڑے ہو کر مرتبان اٹھانا چاہا کہ اچانک زمین لرزنے لگی۔ ساجد نے اسے ہلکا زلزلہ سمجھا، مگر زلزلے کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے گر گیا۔ جب لرزش رکی تو تاریک کمرے کے ایک کونے سے گہری سانس کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی دیو سانس لے رہا ہو۔ ساجد نے مرتبان اٹھایا اور جب وہ دروازے کے قریب پہنچا تو وہ خوفناک سانسوں کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ یہ آواز غصے اور اضطراب سے بلند ہوتی جا رہی تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی آواز بھی بند ہو گئی۔ ادریس اور فرحاد نے ساجد کی بات پر یقین نہیں کیا اور کہا کہ یہ اس کا وہم ہے۔ وہ دونوں خود تہخانے میں اتر گئے تو وہی خوفناک آواز دوبارہ سنائی دینے لگی۔ وہ خوف کے مارے سیڑھیاں چڑھتے رہے اور وہ خوفناک آواز ان کا تعاقب کرتی رہی۔ وہ آواز تب رکی جب کچن کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہنا نے مذاقن کہا، تہخانے میں کوئی ایسی مخلوق ہے جس کا آدھا دھڑ انسان کا اور آدھا بیل کا ہے، مگر اس پر کوئی بھی نہیں ہنسا۔ سب اس بات پر سنجیدہ ہو گئے اور ساجد نے بازار سے ایک مضبوط کنڈی لا کر تہخانے کے دروازے کو اچھی طرح بند کر دیا۔ ایک دن شام کو ہنا، رابعہ اور عائشہ تیسری منزل کو جانے والی سیڑھیوں پر چڑھیں۔ انہیں تھوڑے فاصلے پر ایک آگ کا الاؤ روشن نظر آیا۔ تیسری منزل کی چھت ایک خوبصورت نظارہ پیش کر رہی تھی۔ وہ دروازے کھلے چھوڑ کر چھت پر چلی گئیں۔ چند لمحے بعد الاؤ سرد پڑ گیا اور دروازہ جھٹکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ وہ اپنی کوشش کے باوجود دروازہ نہیں کھول پائیں۔ کئی گھنٹوں بعد جب رات کے سائے گہرے ہونے لگے تو ان کے شوہر گھر لوٹے۔ انہوں نے اپنے بیویاں کو باہر نکالا اور جب دروازے کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ دروازہ کسی نے بند کیا تھا اور کنڈی کو بھی مضبوطی سے دبا دیا گیا تھا۔ کچھ دن بعد ہنا کے دادا اور دادی مسٹر اور مسز یعقوب ان سے ملنے آئے۔ دادی ایک چھوٹے قد کی مگر مضبوط ارادے کی مالک خاتون تھیں۔ ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جس کے تمام افراد روحانیت کے حامل تھے، جبکہ ان کے دادا ان سب چیزوں کو محض وہم قرار دیتے تھے۔ دادی یعقوب کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ جب خشک سالی ہوتی تو لوگ ان سے مدد مانگتے۔ وہ کسی تالاب کے کنارے خاموش بیٹھ جاتیں اور اپنی توجہ آسمان پر مرکوز کر لیتیں اور پھر بارش ہونے لگتی۔ وہ اپنی قوت ارادے سے بے جان چیزوں کو کمرے میں گھمانے اور ناچنے پر بھی مجبور کر دیتی تھیں۔ ایک دن دادا اسی وقت گھر پہنچے جب دادی ایک کرسی کو کمرے میں گھما رہی تھیں اور خود اس پر اطمینان سے بیٹھی تھیں۔ دادا نے شور مچانا اور لڑنا شروع کر دیا اور تب تک خاموش نہ ہوئے جب تک دادی نے یہ حرکتیں چھوڑنے کا وعدہ نہ کر لیا۔ مگر اب اس خوفناک ماحول میں ان کا وعدہ ٹوٹ گیا تھا۔ ایک دن جب سب بڑے کمرے میں بیٹھے تھے تو دادی نے کہا، اس کمرے میں ہمارے علاوہ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ خوبصورت خاتون کی تصویر لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے خد و خال دلکش تھے اور رنگ بھی خوبصورت تھا۔ دادی نے کہا، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس خاتون کی موت طبی نہیں تھی۔ اسے آہستہ آہستہ زہر دے کر مارا گیا تھا، مگر لوگوں نے اسے
तभी मौत समझा। दादा फौरन चौंके। उनके चेहरे के तासुरात से ऐसा लग रहा था जैसे वो दादी को अपना वादा याद दिला रही हों। ये देखकर दादी खामोश हो गईं। अगली सुबह हन्ना ने दादी से कहा कि वो मज़ीद कुछ बताएं। दादा शहर गए हुए थे और राबिया और आयशा भी घर पर नहीं थीं। दादी याकूब ने अपनी शर्त पर रजामंदी जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ देर के लिए इस कमरे में अकेला रहना पड़ेगा, तब वो इस घर के बारे में कुछ बता पाएंगी। वो अंदर चली गईं और हिना हॉल के दरवाजे के बाहर बैठ गईं। पहले कुछ देर मुकम्मल खामोशी छाई रही, फिर ऐसा लगा जैसे सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हों। ये शोर आहिस्ता आहिस्ता ऊंचा होता गया और कई आवाज़ों में बदलने लगा। हिना ने घबराकर दरवाज़ा खोल दिया तो अंदर का मंजर देखकर उसका खून खुश्क हो गया। कमरे में खौफनाक शोर बदस्तूर जारी था और हवा इतनी सर्द हो चुकी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। दादी याकूब सकते की हालत में एक कुर्सी पर बेहिस्सो हरकत पड़ी थीं, जैसे किसी ने उनकी रूह निकाल ली हो। हिना घबराकर उनकी तरफ लपकी और उनकी हथेलियां रगड़ने लगी। इसी लम्हे इदरीस और दादा याकूब कमरे में दाखिल हुए। वो भी ये मंजर देखकर खौफजदा हो गए और फौरन दादी को सहारा देकर ऊपर उनके कमरे में ले गए। कुछ देर बाद जब दादी को होश आया तो हिना उनके पास बैठी हुई थी। दादा कमरे में नहीं थे। दादी ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें अंदर नहीं आना चाहिए था। उनकी आवाज़ खौफ और दर्द से लरज रही थी। वो मुझे बताने पर तैयार हो गए थे कि उन्हें क्या चाहिए और वो किस शर्त पर ये मकान छोड़ेंगे, मगर तुम्हारे अंदर आने से सब कुछ बदल गया। दादी ने अपने खौफजदा लहजे में जारी रखा, इस घर में एक ज़बरदस्त अलमिया पेश आया है। वो सुनहरे बालों वाली खातून मारी गई है। इस घर में कोई ऐसी मखलूक है जो गैर इंसानी और बेरहम है। मैं इन चीज़ों से नहीं डरती, मगर आज मैं भी खौफजदा हूँ। हिना ने देखा कि दादी का चेहरा जर्द हो चुका था और उनकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। वो अपनी ज़िंदगी में कभी इस कदर खौफजदा नहीं हुई थी। अगली सुबह दादी ने वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि रात भर कोई उनके कान में सरगोशियाँ करता रहा था और वो एक लम्हे के लिए भी सो नहीं सकी थी। जाने से पहले वो हॉल के कमरे की तस्वीर को आखिरी बार देखने के लिए अंदर दाखिल हुई। हिना बावर्ची खाने में थी। दादी का छोटा सा जिस्म फर्श पर पड़ा हुआ था। वो किसी नादीदा दुश्मन से लड़ रही थी और उनके हाथ हवा में इस तरह से थे जैसे किसी का गला दबा रही हो। अचानक वो फर्श से उठी और लड़खड़ाकर सोफे पर गिर गई। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और सांस फूल रही थी, जैसे कोई उनका गला घोंट रहा हो। दादा याकूब ये देखकर चीखने लगे कि खुदा के लिए इसे बख्श दो। वो बार बार ये जुमला दोहरा रहे थे कि अचानक किसी नादीदा ताकत ने दादी को पूरी कुव्वत से ज़मीन पर पटक दिया। दादा तेज़ी से आगे बढ़े, अपनी बीवी को बाजुओं में उठाया और बाहर की तरफ भागे। उन्होंने हिना को कहा, हम कभी इस मनहूस घर में वापस नहीं आएंगे। इससे पहले कि कोई ख़तरनाक हादसा पेश आए, तुम लोग भी ये मकान छोड़ दो। जब हिना दादी को अलविदाई बोसा देने के लिए झुकी तो दादी ने सरगोशी में कहा, मैं उस सुनहरे बालों वाली खातून से बात कर रही थी कि मैंने उसके पीछे खौफनाक मखलूक को खड़े देखा। ये कामत में एक इंसान के बराबर है, मगर मैंने ऐसी मखलूक कभी नहीं देखी। इसके नारंगी बाल खुरदुरे और नोकीले थे और हाथ अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। वो मखलूक उस खातून के गिर्द चक्कर काटती हुई मेरे करीब आई और कहने लगी, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। मेरी गर्दन देखो, जहां उसने अपने नाखून मेरे गोश्त में गाड़ दिए थे। ये जख्म बहुत गहरा है। दादी ने एक गहरी सांस ली और जारी रखा, वादा करो कि तुम ये मकान छोड़ दोगे, क्योंकि ये बहुत जल्द जल कर राख हो जाएगा और इसकी बुनियादों के सिवा कुछ नहीं बचेगा। दादी की गर्दन का जख्म सारी जिंदगी बाकी रहा और इस वाक़े के बाद उनकी आवाज़ इतनी ख़राब हो गई थी कि वो हमेशा सरगोशी में बात करती थीं। इस पुरअसरार मकान की ये दास्तान एक रात अपनी इंतहा को पहुंचकर ख़त्म हो गई जब राबिया और फरहाद अपने कमरे में थे। राबिया अपने बाल साफ करके बिस्तर पर लेटी कि अचानक एक चौंका देने वाली चीख के साथ उसने अपना बिस्तर नोचना शुरू कर दिया। साजिद और इदरीस उनकी कमरे की तरफ दौड़े और देखा कि फरहाद अपने जूतों से बुरी तरह बिस्तर पीट रहा था। इदरीस ने राबिया के पाँव पर पड़ा कंबल हटाया तो वहाँ एक बहुत बड़ी चमगादड़ राबिया के पाँव से चिपकी हुई थी। इदरीस ने उसे छुड़ाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। आखिर साजिद के जूते की एक जोरदार ठोकर से वो चमगादड़ फर्श पर गिरी, वहां से उड़ी और कमरे का शीशा तोड़ती हुई तारीकी में गायब हो गई। अगली सुबह उन्होंने वो मकान छोड़ दिया। वो सब अलग अलग हो गए और अपने घरों को चले गए। मकान उसी तरह सजा हुआ था।
ادریس نے صرف گلاب کے چند گملے اور ایک کتاب اپنے ساتھ لی جو آج بھی اس مکان کی یادگار ہے، کیونکہ ان کے جانے کے چند دن بعد ہی مکان کو اچانک آگ لگ گئی اور بنیادوں کے سوا سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ دوستوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی کہانی انشاءاللہ کل شام 6 بجے آپ کو سننے کو ملے گی۔ ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔